राज्यसभा से विपक्ष के 12 सांसद निलंबित। दुर्व्यवहार के चलते पूरे शीतकालीन सत्र के लिए किए गए सस्पेंड। 11 अगस्त को किया था सदन में हंगामा। लोकसभा राज्यसभा में कृषि कानून वापसी बिल हुआ पास। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले बोले पीएम मोदी, संसद का ये सत्र बेहद महत्वपूर्ण। सदन में सवाल भी हो, शांति भी हो। सरकार हर मुद्दे पर खुली चर्चा को तैयार। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निर्देश लागू नहीं हुए तो बनाएंगे टास्क फोर्स। सेंट्रल विस्टा निर्माण कार्य पर केंद्र से मांगा जवाब। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम मनोहर लाल से की मुलाकात। कहा, यह एक आम मुलाकात थी, पॉलिटिकल एजेंडे पर नहीं हुई कोई बात। और नेता प्रतिपक्ष भूपेश सिंह हुड्डा का केंद्र और राज्य सरकार पर वार। कहा, मनोहर सरकार में नौकरियों में हुआ घोटाला। कृषि कानून वापसी पर बोले, देर आए पर दुरुस्त आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ में हूं अमित शर्मा। वक्त है मेरा गांव मेरा देश का। लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया। विपक्ष के भारी शोर शराबे और हंगामे के बीच तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला यह विधेयक लोकसभा से पास हो गया। सदन की कार्यवाही 12 बजे के बाद शुरू होने पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में विधेयक को पेश किया और विपक्ष के विरोध के बावजूद बिल को पारित कर दिया। इसके साथ ही दोपहर 2 बजे के बाद इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया और ध्वनि मत से उच्च सदन से भी बिल को पास किया गया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब तीनों कृषि कानून खत्म हो जाएंगे। एमएसपी पर कानून की गारंटी बनाने की मांग पर सहमति जताते हुए विपक्ष भी इस पर कानून बनाने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष लोकसभा के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करता हुआ दिखाई दिया और एमएसपी पर तत्काल कानून बनाने की मांग की। विपक्षी नेताओं के हंगामे के मद्देनजर दोनों सदनों को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो कृषि कानून संबंधी तीनों जो बिल हैं उनको सदन से अब वापस ले लिया गया है। इस संबंधी बिल दोनों सदनों के अंदर पास हो चुका है, पहले लोकसभा से और उसके बाद राज्यसभा से भी कृषि कानून वापसी बिल पास हो चुके हैं। और उसके बाद हालांकि तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से आज सदन के अंदर जमकर हंगामा भी किया गया, लेकिन हंगामे के बीच इन दोनों कृषि कानून वापसी बिलों को पास करा लिया गया और अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही ये कानून देश के अंदर निरस्त हो जाएंगे। यानी कि ये कानून, हालांकि अभी भी कानून लागू नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इन कानूनों पर स्टे लगाया हुआ है। और इससे पहले आपको याद होगा जब किसानों की ओर से लगातार मांग की जा रही थी तो केंद्र सरकार ने भी कहा था कि 1.5 साल के लिए हम इनको सस्पेंड कर सकते हैं। बावजूद इसके किसान नहीं माने। आखिरकार केंद्र सरकार ने इन कानूनों को वापस लिया। अब किसानों की यह मांग थी कि जिस तरीके से संसद के जरिए कानून बना है उसी तरीके से संसद के जरिए इस कानून को खत्म किया जाए, उसके बाद ही हम बातचीत आगे करेंगे। लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से ऐसा भी कर दिया गया है, यानी कि पहले लोकसभा से कृषि कानून वापसी बिल पास कराया गया, उसके बाद फिर राज्यसभा से यह बिल पास हो चुका है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह जो बिल है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास हो चुका है। विपक्ष के भारी शोर शराबे और हंगामे के बीच ये तीनों कृषि कानून को निरस्त करने वाला विधेयक लोकसभा से पहले पास हुआ। सदन की कार्यवाही 12 बजे के बाद शुरू होने पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में विधेयक को पेश किया और विधेयक को राज्यसभा में भी पेश किया गया। ध्वनि मत से उच्च सदन से भी यह बिल पास हो गया। राष्ट्रपति की मंजूरी के मिलने के बाद जिस तरीके से हमने आपको बताया कि अब ये तीनों कृषि कानून खत्म हो जाएंगे। हालांकि एमएसपी पर कानून की गारंटी बनाने की मांग पर सहमति जताते हुए विपक्ष भी इस पर कानून बनाने की मांग पर अब अड़ा रहा है। विपक्ष अड़ा हुआ है। विपक्ष लोकसभा के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी आज करता हुआ नजर आया। हालांकि इसमें आम आदमी पार्टी और टीएमसी शामिल नहीं हुए, लेकिन एमएसपी पर तत्काल कानून बनाने की मांग इसमें की गई है। विपक्ष के नेताओं ने
हंगामे के मद्देनजर, क्योंकि विपक्षी नेता लगातार दोनों सदनों के अंदर जमकर हंगामा कर रहे थे और इसी वजह से अब दोनों सदनों को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कृषि कानून वापसी और भर्ती घोटाले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा ने कानून वापस लेने को लेकर कहा है कि देर आए पर दुरुस्त आए, लेकिन सरकार को जान गंवाने वाले किसानों को शहीद का दर्जा देकर उनके परिवार की आर्थिक मदद करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने भर्ती घोटाले पर कहा कि राज्य में नौकरियों के रेट लगे हुए और नौकरियां दुकानों पर सामान की तरह बिक रही हैं, लेकिन सरकार कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रही है। It is better to be late than never। ये हुआ, देरी करी पर दुरुस्त है, क्योंकि हमने पहले दिन से कहा था कि ये कानून किसानों के हित के नहीं है। हालांकि कोई पार्टी ने तब नहीं करी थी इनके, तो ये उसी टाइम विड्रॉ कर लेना चाहिए था। इतनी जो जाने गई हैं किसानों की 700 से ज्यादा, इतना नुकसान हुआ है, वो नहीं होता। और जो जिन लोगों की जान गई है उनको कंपनसेशन देना चाहिए और उनके घर में एक एक नौकरी देनी। नौकरियों का मामला, ये पारदर्शिता से नौकरी दे रहे हैं, हम मेरिट पे दे रहे हैं, उसकी पोल खुली है, बिल्ली थैले से बाहर आ गई और पारदर्शिता, मेरिट, नोटों की टैक्सिंग बंद आ गई। ये साबित हो गया। मैंने पहले कह रहा था कि इन्होंने जो नौकरियां जो लगाई हैं वो जो है जैसे परचून की दुकान में परचून बेचते हैं ना, इस तरह नौकरियों के भाव लगे हुए थे और इस तरह बिके। और आपने देखा एसएस कमीशन में, सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन में भी ऐसा ही हुआ। चेयरमैन सस्पेंड हुआ, उस टाइम बहुत सारे लोग पकड़े गए उनके। इसी प्रकार से एचपीएससी में, अब एचपीएससी की उसकी जिम्मेवारी तो चेयरमैन की होती है, चेयरमैन तो वही है, तो जांच कैसे होगी। आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुना किस तरीके से वो सरकार पर निशाना यहां पर साध रहे थे और खासतौर पर एचपीएससी मामले को लेकर निशाना उन्होंने साधा है। केंद्र सरकार की ओर से आज लोकसभा में तीनों कृषि कानून को रद्द करने पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताया। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि अब किसानों को भी दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन को खत्म कर अपने घरों को लौटना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार जल्द ही एमएसपी पर कमेटी का गठन करेगी। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला आज सिरसा में अपने निवास पर मीडिया से बातचीत के दौरान ये आभार उन्होंने जताया। तो केंद्र सरकार की ओर से आज लोकसभा में तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया गया और इसको लेकर कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने भी पीएम मोदी और सरकार का धन्यवाद किया है। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। देखिए, आप हमारे जैसे लोगों का जो चिंतन करते हैं, जो सोचते हैं, जिस इशू पे शुरू किया गया था वो मामला तो ठीक हो गया, उस पर तो वापस जाना चाहिए। और डेमोक्रेसी है, मांग है तो बाद में इसके साथ लिंक नहीं करना चाहिए। संसद में कृषि कानूनों की वापसी पर बीजेपी के सार्वजनिक उपक्रम के चेयरमैन और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि आज औपचारिक तौर पर कृषि कानूनों को वापस लिया गया, अब किसानों को अपना आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। पीएम मोदी ने एमएसपी पर कमेटी बनाने की बात कह दी है। किसानों ने 29 तारीख का संसद मार्च वापस लेकर अच्छा कदम उठाया। बराला ने कहा है कि आजादी के 75 साल के बाद जो भी देश में सरकारें आई हैं, उन्होंने किसानों की बेहतरी के लिए अपने प्रयास किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रयास पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल ने किए हैं।
3 कृषि कानूनों की वापसी थी, वो आज औपचारिक रूप से वो वापस हो चुके हैं। मैं समझता सब हमारे किसान भाइयों को, किसान संगठन को अपने इस आंदोलन पर पुनर्विचार करना चाहिए और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया था आंदोलन वापसी करनी चाहिए। बाकी तो किसान संगठन मिलकर के अपने किस प्रकार की रणनीति बनाते हैं उसके बाद पता चलेगा। नहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है, जिसको लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी, इसमें किसी भी तरह की कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं हुई है, ना ही हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा था। कैप्टन ने किसानों से अपील की है कि अब जबकि कृषि कानून की वापसी हो चुकी है, इस पर मुहर भी लग चुकी है, तो किसानों को भी धरना खत्म कर देना चाहिए। This was a simple courtesy meeting जो मैंने खट्टर साहब से 2-3 बार टेलीफोन पे हमारी बात हुई, तो मैंने उनको बोला था जिस दिन फ्री हो गए मैं आके I'll come and visit with you. So it was a purely a courtesy meeting थी। Agitation now everything is over. The 3 bills have been passed by Parliament. The other issues which they raised, the farmers raised 6 or 7 issues. That Government of India has agreed to give it. So there is no issue left. कोई issue नहीं। मेडिकल काउंसिल बहुत अच्छा काम कर रही है। इस कार्यक्रम से पहले भी मुझे इनके एक फरीदाबाद में आयोजित मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे। साथ ही फरीदाबाद से विधायक नरेंद्र गुप्ता, विधायक सीमा त्रिखा, विधायक राजेश नागर सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे और 2 दिवसीय अंत्योदय परिवार मेले का रिबन काटकर उद्घाटन किया। मौके पर लोगों की समस्याओं को दूर भी किया गया। आदमी को लाभ में जिस चीज में जिसकी जरूरत हो, भाई एग्रीकल्चर में तो एग्रीकल्चर में किसका इंटरेस्ट है, उद्योग क्षेत्र में उद्योग में है, आय से कम उसकी मान लो आय 1,80,000 से कम है उसको लोन, ये सारी स्कीम जो प्रदेश की जो स्कीम है उसको लागू करना और अंतिम व्यक्ति जिसको जरूरत है उस तक पहुंचाना, ये सरकार का कर्तव्य है। और इसके लिए मेले का आयोजन है, हमें सभी साथी मिलकर इस मेले का आयोजन रखा है और मेले में ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठाएं और जो लिस्ट है उसका सबको लाभ मिले। हर चीज का जितने मेलों से और जितने लोगों के प्रचार प्रसार से ज्यादा प्रचार प्रसार होगा, उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा और लोगों में जागृति होगी। लोग अगर रह जाते हैं आने वाले समय फिर उसका लाभ उठाने का प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये काम की विकास की सरकार है। अंतिम व्यक्ति को क्या लाभ मिले और जो प्रधानमंत्री ने करना था किसानों को लिए कर दिया, किसानों के हित में करा था और देश के हित में वापस ले लिया और महेंद्र जी का कोई कहने का उचित नहीं। और अब खबर रेवाड़ी से है, जहां आज बावल नगर पालिका परिसर में 2 दिवसीय अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का शुभारंभ सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने किया। 2 दिवसीय मेले के पहले दिन आज 464 और दूसरे दिन 350 योग्य लाभार्थियों को अलग अलग समय के अनुसार मेले में बुलाया गया। मेले का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहेगा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया है कि इन सभी मेलों में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी परिवारों को संबंधित योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इन मेलों के माध्यम से गरीब परिवारों को उनकी रुचि के अनुसार योजना के साथ जोड़कर उनकी आय को बढ़ाने का काम किया जाएगा। आज जो हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवार उत्थान, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेला जो लगाया है, इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सोच है
उनकी ये सोच है कि परिवार के जरूरतमंद आदमी, जो सबसे गरीब आदमी है, जिनको हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उसी सोच के तहत ये मेले लगाए गए हैं, ताकि हमारे जो गरीबी की जो रेखा है, जिनकी 50,000 भी इनकम साल की नहीं है, उन लोगों को इस पहले उसमें फेज में लिया गया है। उसके बाद जिन लोगों की 50,000 से 1 लाख इनकम, उनको लिया जाएगा, और उसके बाद 1 लाख से 1,80,000 तक के लोग हैं, उनको लिया जाएगा, ताकि सभी को हम गरीबी रेखा से ऊपर ले जा सकें और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठा सकें। प्रथम लाभार्थी हरियाणा में 9 दिसंबर को जेजेपी पार्टी का स्थापना दिवस है। इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें पूरे शहर में जन सरोकार रैली निकाली जाएगी, जिसे लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि जेजेपी के नेताओं को उनके ही गृह क्षेत्र सिरसा में जनता की ओर से घुसने नहीं दिया जा रहा, और अब इस पार्टी के नेता बाहरी क्षेत्रों में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो जनता के दिलों में जगह बनाने में कतई भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो 9 दिसंबर को जेजेपी का स्थापना दिवस है, और इस स्थापना दिवस को जेजेपी बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी कर रही है। जगह जगह हम देख रहे हैं कि किस तरीके से दिग्विजय चौटाला, जो कि जेजेपी के प्रधान महासचिव हैं, वो लगातार अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। आज वो झज्जर पहुंचे और यहां भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को न्योता दिया है इस रैली का, और भारी संख्या में रैली स्थल पर पहुंचने का आह्वान भी उनको से किया गया। इसको लेकर जब गीता भुक्कल, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि जेजेपी सिर्फ दिखावा कर रही है। जेजेपी के जो नेता हैं उनका अपने ही इलाकों में विरोध हो रहा है, और ऐसे में इस रैली को करने का कोई मतलब बनता नहीं है, सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। तो बड़ा हमला किया गया है गीता भुक्कल की ओर से जेजेपी पर। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला, जिस तरीके से हमने आपको बताया कि झज्जर आज वो पहुंचे थे, और उनके इस झज्जर दौरे को लेकर जब गीता भुक्कल से सवाल किया गया तो उन्होंने जेजेपी पार्टी की मंशा पर और इसके साथ ही जो रैली 9 दिसंबर को करने जा रही है उसको लेकर निशाना साधा। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने सेक्टर 16 में सड़क किनारे इंटरलॉक टाइलिंग लगाने के काम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को स्वच्छता को लेकर भी जागरूक किया। कार्यक्रम के संयोजक अजरौंदा से बीजेपी मंडल के अध्यक्ष कुलदीप साहनी और स्थानीय आरडब्ल्यू पदाधिकारियों ने विधायक नरेंद्र गुप्ता का स्वागत किया, क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा की। इस मौके पर सेक्टर 16 की सीवेज समस्या के निदान को लेकर भी विधायक नरेंद्र गुप्ता ने लोगों को आश्वासन दिया। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि सड़क के दोनों ओर उड़ती धूल पर अंकुश लगाने के लिए रंगीन इंटरलॉक टाइलें लगाई जाएंगी, क्योंकि धूल से काफी प्रदूषण होता है और वर्तमान में जिस तेजी के साथ प्रदूषण फैल रहा है उसे कम करने के लिए ये एक अच्छा विकल्प साबित होगा। सेक्टर 16 में कुलदीप साहनी जी के निवास पर पार्क में आया हूँ। पार्षद जी हमारे साथ हैं, छत्रपाल जी। हमने एक सफाई की मुहिम शुरू की है। लोगों को मोटिवेट करना है कि गीला और सूखा कचरा, वो जो 3 ट्रैक्टर ट्रॉली अलग से हम दिए हैं प्रशासन ने, उसमें जरूर डालें, जिससे कि अगर हम ओरिजिन ऑफ कचरा है, मलबा है, उसको दूर कर देंगे तो मुझे लगता है पूरा शहर साफ होगा। स्टार्टिंग में एक दूसरी मुहिम शुरू करने के लिए उसको भी सूचना देने आए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी एनजीटी की रोक है, 10 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं कि जो मलबा, जो लोग मकान रिपेयर करके छोटा मोटा मलबा नहीं उठा पाते हैं, उसको भी उठाने की मुहिम शुरू कर रहे हैं, उसको शुरुआत कर रहे हैं। तीसरा, आज यहाँ पे टाइल्स लगाने का सड़क के किनारे, उसका हमने शुरुआत किया। सेक्टर 16 में कुलदीप साहनी जी के निवास पर पार्क में आया हूँ। पार्षद जी हमारे साथ हैं, छत्रपाल जी। हमने एक सफाई की मुहिम शुरू की है। लोगों को मोटिवेट करना है कि गीला और सूखा कचरा, वो जो 3 ट्रैक्टर ट्रॉली अलग से हम दिए प्रशासन।
गुरुग्राम में सफाई को लेकर पार्षद अश्विनी शर्मा ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि अधिकारी जनता का पैसा कार्यक्रमों में बर्बाद कर रहे हैं। पूरा शहर कूड़े के ढेर में तब्दील है, जिसके बाद ये स्वच्छ भारत की बात तो करते हैं। शर्मा ने कहा कि प्रदेश का सबसे ज्यादा बजट वाला निगम होने के बाद भी यहां सफाई कर्मियों के पास सामान तक नहीं है, जिसके चलते उन्हें काम करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। अश्विनी शर्मा ने कहा है कि इस तरह पैसा बर्बाद करने की बजाय अधिकारियों को शहर की समस्याओं को सुलझाना चाहिए। विदाउट कार्यशैली पर पूरी वो हैगी, इसमें हम सभी जिम्मेवार भी हैं। हम ये नहीं कहेंगे, हम ठीक है, हम आवाज उठा रहे हैं, पब्लिक की आवाज उठाना हमारा काम है, लेकिन सारा काम कागजों के अंदर है, धरातल पर नहीं है। मैं आपको एक बता देता हूं कि मेरे 8 महीने तक मेरे वार्ड के अंदर स्वीपर के पास रेहड़ियां तक नहीं थी। किसका स्वच्छ भारत बना लेंगे ये? मेरी रेहड़ियां आई हैं और अभी भी पूरी रेहड़ियां नहीं आई है। शहर में रोड 2400, 2600, 2700 करोड़ का एमसीजी गुड़गांव और स्वीपरों के पास रेहड़ियां नहीं। टोहाना में प्रदेश सरकार जैविक खाद को बढ़ावा देने के प्रयासरत है। किसान भी जैविक खाद को लेकर जागरूक हो रहे हैं। रासायनिक उर्वरक के मसले पर दुष्प्रभाव के चलते जैविक खेती को अब टोहाना में भी बढ़ावा मिलने लगा है। जैविक उत्पाद पूर्णतः विषरहित होते हैं, जिससे सेहत पर किसी तरह का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ जी, हम जैविक खाद का इस्तेमाल अभी करना शुरू किया है मैंने, और जैविक खाद के बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। हालांकि थोड़ा सा हम पहले रासायनिक खाद प्रयोग करते थे, अब जैविक खाद अगर प्रयोग करने लग रहे हैं ना, थोड़ा सा उत्पादन में तो थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए, वातावरण के लिए और आने वाली नस्ल और पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण बहुत ही बढ़िया है ये। इससे प्रकृति भी बचेगी और हमारा स्वास्थ्य भी बचेगा और आने वाली पीढ़ियाँ भी बचेंगी, बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। मैं पहले बैंक में जॉब करता था, वहाँ हमने देखा कि हमारे किसी कोलीग को कुछ ऐसी बीमारी लगी जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की वजह से थी। वो सोच के फिर मैंने यहाँ पे एक बायोगैस प्लांट लगाया 2010 में, जो मिनिस्ट्री न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सहयोग से लगाया गया था, जो एक डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट था। उसमें से जो स्लरी निकलती है बायोगैस की, वो जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए मिल्क है, लाइकवाइज ये जो इससे स्लरी निकलती है, ये प्लांट्स के लिए और सॉइल के लिए ये एक मिल्क जैसा प्रोडक्ट काम आता है। फिर इसको देखते हुए आगे आगे जैसे और हम इसके अंदर घुसे तो मैंने देखा कि इसमें और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो यूज किए जा सकते हैं ऑर्गेनिक खेती के लिए। केमिकल फर्टिलाइजर्स सॉइल के लिए नुकसानदायक। भिवानी में विधायक घनश्याम सर्राफ की ओर से भिवानी सामान्य अस्पताल का दौरा किया गया। विधायक ने अस्पताल में सुविधाओं का जायजा भी लिया। इसी के साथ क्या क्या सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकें, इसके बारे में भी संज्ञान लिया। इस दौरान अस्पताल के वार्ड का भी निरीक्षण किया और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की। विधायक ने कहा कि अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी हासिल की है। उन्होंने बताया कि मरीजों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। कुछ डॉक्टर की कमी है जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि इसे लेकर वो जल्द ही स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करेंगे। हॉस्पिटल में डेंगू के मरीजों के लिए ब्लड की मशीन को जल्द चलवाने का प्रयास भी किया जाएगा। हमारा ये हॉस्पिटल अति उत्तम सेवाओं से उनकी सेवा हो रही है मरीजों की। तो ये सारा एक सिस्टम जो हमारे डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य जी ने बनाया है, मैं इसके लिए इनका आभार प्रकट करता हूँ। और कुछ डॉक्टरों की कमी बताई गई है, मैं अपने लेवल पे जितने भी डॉक्टर उपलब्ध हो सकेंगे करवाऊंगा। एक मशीन की जो समस्या बताई गई, एक मशीन में प्लाज्मा बनाने की बात है। हमारे आदरणीय विधायक जी घनश्याम दास जी ने हमारा अस्पताल का दौरा किया। इसमें साफ सफाई, मरीजों की सुविधा के बारे में हर मरीज से पूछा गया और उनको फलों का वितरण भी किया गया और अपडेशन भी ली गई कि इसमें क्या क्या सुविधा और हो सकती है।
हमने विधायक जी से प्रार्थना की है कि हमारे 88% डॉक्टरों की वैकेंसी यहाँ खाली हुई है, 55% हमारे फील्ड में वैकेंट है। तो इनसे प्रार्थना की है और जो हमने पत्र हायर सेंटर में लिख रखा है उसको तेजी ला करके हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर लाएं। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के सिही गांव के विकास के लिए अब विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कमर कस ली है और इसी कड़ी में विधायक नरेंद्र गुप्ता ने रामलीला मैदान में लोगों की जन समस्याओं को सुना। इस मौके पर युवा बीजेपी नेता अजीत नंबरदार ने विधायक नरेंद्र गुप्ता से अपील की है कि वो सिही गांव के विकास को और अधिक गति दें क्योंकि यहां जन समस्याएं अधिक हैं। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि सिही गांव फरीदाबाद विधानसभा का सबसे पुराना गांव है, संत सूरदार की जन्मस्थली है। बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञ इस गांव से निकले परंतु यहां विकास उस गति से नहीं हुआ। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा है कि अमृत योजना के तहत सिही गांव में कामों का खाका तैयार किया गया है। जड़ तक नहीं जाओगे, बुजुर्ग क्या कहते थे, जड़। देखिए, हमारी फरीदाबाद विधानसभा का सिही गांव सबसे पुराना गांव है, बाबा सूरदास की जन्मस्थली है। बहुत बड़े बड़े इस गांव से राजनीतिक लोग निकले पर इस कारणों से इसका उतना विस्तार नहीं हो पाया, इतना विकास नहीं कर पाए। आज यहाँ रामलीला मैदान में हम आए हैं, देख के बड़े हैरानी होती है, अभी तक कच्चा है, पूरा सदारियाँ बैठती है। इसमें टाइल लगाने का हमने आज काम का शुरुआत की है। और सिही गांव की मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या है सीवर लाइन का, जो पानी यहाँ निकासी प्रॉपर नहीं है। उसके लिए हमने सिही गांव में जो 10 एकड़ जमीन तालाब की है उसमें एक सुंदर पौंड, जिसमें पौंड भी होगा, आसपास घूमने के लिए जगह होगी, जिसमें हमारे बुजुर्ग और बच्चे, हमारी महिलाएं सुबह और शाम सैर कर पाएंगी। इस तरह का एक बनाने का हमने। और इसी के साथ मेरा गांव मेरा देश में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।